अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। मोहतरम नाज़रीन व सामीन, अपने इस वीडियो सेशन में हम कॉन्ट्रैक्ट अपॉइंटमेंट के एडमिनिस्ट्रेटिव रैशनल की बात करेंगे। वो कौन सी एडमिनिस्ट्रेटिव रीजंस थी जिनकी बुनियाद पर कॉन्ट्रैक्ट अपॉइंटमेंट को इंट्रोड्यूस करना पड़ा। सबसे पहली बात यह है कि जो रेगुलर एम्प्लॉइज़ हैं उनके अंदर एब्सेंट होने का रिवाज बहुत ज़्यादा था। क्यों एब्सेंट होने का रिवाज ज़्यादा था? कि उन्हें पता था तनख्वाह मिल जाती है, बाकी वो मेल मिलाप से, धमकी से, खौफ से, अपने बॉसेस को अंडर प्रेशर रख के वो अपनी मौज करते थे। और मैंने देखा खुद से, जब मैं डिस्ट्रिक्ट में पोस्टेड था, लोग साल से नहीं आ रहे थे, तनख्वाहें लिए जा रहे थे, या उनकी जगह पे उनका कोई भाई, उनकी बहन पढ़ाने आ रही थी। ये बिल्कुल ऐसे है जैसे किसी ने किसी की ज़मीन अपनी हो और वो काश्तकारी करने की बजाय किसी को मुजारियात पे दे दे। तो लोगों ने अपनी नौकरियां मुजारियात पे दी हुई थीं, अपनी जगह पे किसी और से नौकरी करवाते थे, आधी तनख्वाह उनको देते थे, आधी खुद लेते थे। तो गोया एब्सेंटीज़म बहुत ज़्यादा था। बिलखसूस ये एजुकेशन डिपार्टमेंट और हेल्थ डिपार्टमेंट में बहुत ज़्यादा था। मैंने देखा है हेल्थ डिपार्टमेंट में 10 साल तक लोग एब्सेंट रहे, फिर आके बहाल हो गए। इसी तरह एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर आज के दौर में, इस वक्त की मैं एक मिसाल देता हूं, एक गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज है जिसका प्रोफेसर बहुत बड़ा म्यूजिशियन है। वो उस म्यूजिक को तवज्जो देता है, 4 साल से उसने एक क्लास नहीं पढ़ाई। प्रिंसिपल ने जितनी कोशिश की है वो फेल हो गया। क्यों हुआ? कि वो अपने ताल्लुकात को इस्तेमाल करते हुए और दीगर अपने ज़राए को इस्तेमाल करते हुए वो उसको खौफजदा करता रहता है। लेकिन ये कोई बात नहीं है कि आप गवर्नमेंट से तनख्वाह तो ले रहे हैं। वो बच्चे जो जाते हैं कॉलेज में, स्कूल में पढ़ने के लिए, उसको किसने पढ़ाना है? अगर आपने नहीं पढ़ाना तो आपका ज़ाती मशगला कुछ भी हो सकता है, आपका पास टाइम कुछ भी हो सकता है, हॉबी कुछ भी हो सकता है। लेकिन कॉलेज के टाइम में पढ़ाना आपका हॉबी होना चाहिए कि पढ़ाई के दौरान मैं और कुछ भी नहीं करूंगा। मगर ये मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, जिंदा मिसाल है, क्योंकि मैंने उस साहब को वीडियोस में देखा, वो जो कर रहे हैं, और प्रिंसिपल से मिला तो उन्होंने बताया कि काश ये पढ़ाते भी, लेकिन उनके पास सिफारिशें भी बहुत बड़ी बड़ी हैं। अब कहने का मकसद ये है कि एक रेगुलर एम्प्लॉय इसलिए 4 साल से नहीं पढ़ा रहा कि वो किसी ना किसी तरह अपनी तनख्वाह मैनेज करता रहेगा, किसी ना किसी तरह प्रेशराइज करता रहेगा। उसकी जगह पे अगर कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉय होता तो वो कभी भी ऐसा ना कर सकता, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉय को बुनियादी तौर पे परफॉर्मेंस बेस्ड कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है, और अगर वो परफॉर्म नहीं कर रहा होता तो उसका कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड नहीं किया जाता। तो ये एब्सेंटीज़म आप सब जानते हैं कि हेल्थ डिपार्टमेंट और एजुकेशन डिपार्टमेंट में सबसे ज़्यादा था। ये नहीं कि बाकी में नहीं था, लेकिन इनमें सबसे ज़्यादा था। और आज भी शायद आप इवेल्युएट करें तो आपको रेगुलर एम्प्लॉइज़ की तरफ से सबसे ज़्यादा एब्सेंटीज़म मिलेगा। वजह क्या है? आपकी जॉब सिक्योरिटी है। इसीलिए लोग प्राइवेट सेक्टर में बहुत ज़्यादा जो सैलरी वाली जॉब है छोड़ के छोटी सी जॉब गवर्नमेंट की करना चाहते हैं। जी, जॉब सिक्योरिटी है। तो ये एक बहुत बड़ी एडमिनिस्ट्रेटिव रीज़न थी। फिर जो परफॉर्मेंस की बात है, सर्विस डिलीवरी की बात है, वो बहुत ही पुअर। आप एक बात, मेरी बात को असेस करने के लिए देखिए कि जिस तरह का एक दिन हम दफ्तर में गुजारते हैं, सरकारी दफ्तर में, अगर वो सरकारी दफ्तर ना हो, प्राइवेट इदारा हो, तो क्या दूसरे दिन हमें कोई कबूल करेगा? जितनी मेहनत या जितना वक्त डेडिकेशन के साथ हम सरकार के दफ्तर में देते हैं, क्या इस तरह की डेडिकेशन, इस तरह की सर्विस डिलीवरी को प्राइवेट इदारा कबूल करेगा? कभी भी नहीं करेगा। अगर आप एक दिन एब्सेंट हैं, एक लम्हा एब्सेंट हैं, तो आपकी अकाउंटेबिलिटी है। यहां पे घर से बैठे आप कहते हैं जी मैंने तो फलां को मैसेज कर दिया था, मैंने तो फलां को एप्लीकेशन दे दी थी, और कई दिन आप या मैं तशरीफ नहीं लाते। ऐसे लोग भी हैं जो डिपार्टमेंट के अंदर आके रिपोर्ट करते हैं, 3 साल तक पता नहीं करते, और 3 साल बाद आके कहते हैं मुझे तनख्वाह दे जी, ये डिपार्टमेंट का काम था, मुझे वो पोस्टिंग देता। और होता क्या है? रिपोर्ट करते वक्त आप अपनी फाइल ही साथ ले जाते हैं, जिससे ले जाते हैं, वो उस इंडिविजुअल को पता है जो ऐसा करता है। तो गोया
इस रेगुलर अपॉइंटमेंट के अंदर, रेगुलर सर्विस के अंदर बहुत बड़ी एक जो रीजन थी, एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन, वो पुअर सर्विस डिलीवरी थी। इसके बाद अकाउंटेबिलिटी का मैकेनिज्म कम्बरसम, जो आप ACR या जिसको आप PER कहते हैं, परफॉर्मेंस इवेल्युएशन रिपोर्ट, सारा साल बंदा अच्छा परफॉर्म नहीं करता, लेकिन जब उसकी परफॉर्मेंस इवेल्युएशन की बात आती है तो वो सिफारिशें भी ले आता है। वो जो उसका रिपोर्टिंग ऑफिसर है उसको अंडर इन्फ्लुएंस लाने की कोशिश करता है, और वो जो ऑब्जेक्टिव असेसमेंट होनी चाहिए, शायद ही किसी ऑफिशियल की असेसमेंट वो ऑब्जेक्टिव असेसमेंट होती हो। उसकी वो यार्ड स्टिक जिस तरह डिटरमन होनी चाहिए थी, जिस तरह एक एक चीज को इवेल्युएट होना चाहिए, वो शायद ही PR के अंदर दी गई उन यार्ड स्टिक्स को, उन पैरामीटर्स को इवेल्युएट किया जाता हो। तो वो अमूमन जो रिपोर्ट होती है वो सब्जेक्टिव रिपोर्ट होती है। तो गोया वो इंडिविजुअल की परफॉर्मेंस को, उसके सर्विस करैक्टर को प्रॉपर वे में रिफ्लेक्ट नहीं कर रही होती। तो जब ऐसा था तो ये भी एक एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन थी, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट अपॉइंटी जो है उसकी परफॉर्मेंस साथ साथ असेस होनी है और उसी की बेसिस पे उसका कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड होना है। उसके बाद ये था कि जो रेगुलर गवर्नमेंट एम्प्लॉई है उसको जब आप एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करते हैं तो वो TADA क्लेम करता है, और वो उसको मिलना भी है। सिंगल है तो सिंगल का रेट है, और अगर मैरिड है तो वो मैरिड का रेट है। लेकिन जो कॉन्ट्रैक्ट अपॉइंटमेंट है ये पोस्ट स्पेसिफिक रखी गई, स्टेशन स्पेसिफिक रखी गई, कि आप अपने चॉइस पर जब वैकेंसीज आएंगी तो उनके अंदर स्टेशंस दिए जाएंगे, आप अपने चॉइस पर एक खास स्टेशन या एक से ज्यादा स्टेशंस के अगेंस्ट अप्लाई कर सकते हैं। जब आप उस स्टेशन के अगेंस्ट, उस पोस्ट पोजीशन के अगेंस्ट अपॉइंट हो जाएंगे तो वो आपको ट्रांसफर का राइट नहीं देता। तो गोया इस तरह ट्रांसफर TS से भी गवर्नमेंट ने सोचा कि बच जाएंगे, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट अपॉइंटमेंट की ट्रांसफर कानूनन नहीं हो सकती थी। रिलैक्सेशन एक और बात है, अगर किसी की पॉलिसी को रिलैक्स करके की गई तो एक डिफरेंट बात है। अब इसके बाद बात आती है प्रमोशन की। इनडिस्क्रिमिनेट प्रमोशन हर एक को मिल रही थी, चाहे को परफॉर्म करता है या नहीं करता, वो फिर भी प्रमोट हो जाता। अब मैं इसकी मिसाल देता हूं। एक सुपरिटेंडेंट एक ऑफिस में थे, उनके बॉस ने मेरे पास शिकायत की कि सर इस बंदे से सिर्फ ये पूछ लिया जाए कि पिछले 6 माह में इसने कितनी फाइलें प्रोसेस की हैं। जब मैंने उसको बुला के पूछा तो एक फाइल भी उसके हाथों से प्रोसेस नहीं हुई, और वो 17 ग्रेड का सुपरिटेंडेंट है। जब मैंने इन्वेस्टिगेट किया तो पता चला कि वो सुबह ड्यूटी पे आता है और सारा दिन बागे जनाब में गुजारता है, और छुट्टी के वक्त वो चला जाता है। तो लेकिन हुआ क्या कि जब प्रमोशन की बारी आई तो वो असिस्टेंट से सुपरिटेंडेंट प्रमोट हो गया। गोया वो आया था जूनियर क्लर्क और सुपरिटेंडेंट प्रमोट होकर उसके बाद रिटायर होकर घर चला गया। जिस बंदे ने सर्विस में गिनती की चंद फाइलों को हाथ लगाया, वो इतने प्रमोशन टीयर्स कवर कर गया। तो गोया प्रमोशन की कोई यार्ड स्टिक इस तरह की नहीं थी कि इसको रोक लिया जाए, इसको ना रोका जाए। इनडिस्क्रिमिनेट प्रमोशंस हो रही थी, और गवर्नमेंट ने सोचा कि इस तरह की प्रमोशंस जो हैं वो जो काम करने वाले लोग हैं उनके लिए डिसइंसेंटिव है, उनको ये डिस्करेज करती हैं कि वो तो काम करते हैं और जो काम नहीं करते वो भी उनके साथ प्रमोट हो रहे हैं। अब इस चीज को ऑब्विएट करने के लिए गवर्नमेंट ने कॉन्ट्रैक्ट अपॉइंटमेंट पॉलिसी इंट्रोड्यूस करवाई, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट अपॉइंटमेंट के अंदर प्रमोशन का कंसेप्ट नहीं है। आप 17 में आए हैं तो जो भी आपकी कॉन्ट्रैक्ट अपॉइंटमेंट है वो 17 की रहेगी। 18 के अगेंस्ट आपको दोबारा अप्लाई करना होगा जब सीटें 18 की अनाउंस होंगी। तो जो देखते हैं हम, रेगुलर के अंदर परफॉर्मेंस बेस्ड इंडिकेटर्स नहीं थे। उन परफॉर्मेंस बेस्ड इंडिकेटर्स के ना होने की वजह से बहुत इश्यूज आए। अब रेगुलर लोग जो थे उनकी रिटेंशन के, सर्विस में उनको रखने के लिए कोई परफॉर्मेंस बेस्ड इंडिकेटर्स नहीं थे कि अगर ये परफॉर्म करेंगे तो सर्विस में रहेंगे, नहीं करेंगे तो इनको सर्विस से निकाल दिया जाएगा, और ना ही किसी को इस वजह से निकाला गया।
तो ये भी एक बड़ा कह लें कि कन्फ्यूजन थी कि लोग उनके कोई इंडिकेटर्स नहीं हैं, उनकी परफॉर्मेंस को किसी इंडिकेटर के ऊपर मैयर नहीं किया जा सकता, मगर वो सर्विस में चल रहे हैं। तो जब कॉन्ट्रैक्ट अपॉइंटमेंट की तरफ शिफ्ट किया तो ये ज़हन में रखा कि इन्होंने परफॉर्म करना है तो रहना है, इनका कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड होना है, अदरवाइज ये कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड नहीं हो सकेगा। तो हमने देखा कि इसकी एक बैकग्राउंड थी, गवर्नमेंट के जो कंसर्न्स थे वो हमने डिस्कस किए। उसके बाद हमने देखा कि इसकी इकोनॉमिक रीजंस क्या थी, और इस सेशन में हमने देखा कि इसकी एडमिनिस्ट्रेटिव रीजंस क्या थी। नेक्स्ट सेशन में हम इसकी गाइडलाइन को डिस्कस करेंगे, वो गाइडलाइन जिसके तहत हमने केसेस को कॉन्ट्रैक्ट अपॉइंटमेंट के लिए डिस्कस करना है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।